नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम ईंट पत्थरों से बनी किसी आम इमारत की बात नहीं करने वाले। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के ऐतिहासिक बेल्वेडियर एस्टेट में मौजूद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी की। ये कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं है। ये सदियों के ज्ञान, गहरे इतिहास और कुछ ऐसे रहस्यों का केंद्र है जिसने बड़े बड़े पुरातत्वविदों को भी हैरत में डाल दिया था। तो चलिए औपनिवेशिक काल से लेकर आजाद भारत तक के इस शानदार सफर पर चलते हैं। ठीक है, तो सीधे इस बड़े से नंबर से ही शुरुआत करते हैं। 25 लाख। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। आज हमारी राष्ट्रीय लाइब्रेरी में करीब 25 लाख किताबें, पत्रिकाएं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मतलब अगर वॉल्यूम और पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये देश में सबसे बड़ी जगह है। जरा सोचिए, 25 लाख दस्तावेज और हर एक में अपनी एक पूरी दुनिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ज्ञान का ये खजाना हमेशा से इतना बड़ा और सबके लिए खुला था? बिल्कुल नहीं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में चलना होगा। लिखित शब्द का लोकतंत्रीकरण। अब देखिए, 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता ब्रिटिश सत्ता का मुख्य केंद्र था। वहां लाइब्रेरियां तो बहुत बनी, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं थीं। वो पूरी तरह से ब्रिटिश अभिजात वर्ग या बड़े अधिकारियों के लिए रिजर्व थीं। आप कह सकते हैं कि उस वक्त ज्ञान पर एक तरह का ताला लगा हुआ था, जबकि आम लोगों के बीच पढ़ने और नई चीजें सीखने की भारी डिमांड उठ रही थी। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हुआ ये कि एक अकेले इंसान की शिकायत ने एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रख दी। 1835 में इंग्लिशमैन अखबार के एडिटर J.H. स्टोकलर ने खुलेआम लिखा कि कलकत्ता में आम लोगों के पढ़ने के लिए एक भी लाइब्रेरी नहीं है और ये बहुत बड़ी असुविधा है। बस उनका इतना कहना था और कलकत्ता के कई जाने माने लोग एक साथ आ गए। इनमें मशहूर भारतीय नेता और उद्योगपति द्वारकानाथ टैगोर भी शामिल थे, जिन्होंने इस पहल को सबसे पहले सपोर्ट किया और यहीं से ज्ञान को सबके साथ बांटने की शुरुआत हुई। इस तरह 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई और इसका जो आर्थिक ढांचा था वो अपने समय से काफी आगे था। इसने क्लास या बैकग्राउंड का फर्क लगभग खत्म कर दिया। सिस्टम बड़ा सीधा था। जो भी फीस दे सकता है वो इसका मेंबर बन सकता है। अगर आप 300 रुपए देते हैं तो आप सीधे प्रोप्राइटर बन जाएंगे, जो मैनेजमेंट भी देखते थे। द्वारिकानाथ टैगोर ने तो 500 रुपए देकर इसके पहले प्रोप्राइटर बनने का गौरव हासिल किया था। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास जैसी मंथली कैटेगरीज भी थी, जिनकी फीस काफी कम थी। मतलब ज्ञान के दरवाजे अब धीरे धीरे सबके लिए खुल रहे थे। वैसे इस नई लाइब्रेरी को बड़ा करने के पीछे दोनों पक्षों के अपने अपने अलग मकसद थे। ब्रिटिश प्रशासन को लगता था कि ये लाइब्रेरी उनके साहित्य, नैतिकता और विचारों को आम हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया है, ताकि लोग उनके जैसी सोच विकसित कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे स्थानीय लोग थे, उनके लिए ये पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान पाने का एक जबरदस्त टूल था। और सच कहें तो इसी लाइब्रेरी ने आगे चलकर बंगाल पुनर्जागरण में एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया। शाही युग यानी द इम्पीरियल एरा। हालांकि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो शुरुआती सफलता थी वो हमेशा टिक नहीं पाई। 19वीं सदी के अंत तक आते आते, खासकर 1857 के विद्रोह के बाद, अंग्रेजों का इस लाइब्रेरी से इंटरेस्ट कम होने लगा। इसका इस्तेमाल बहुत घट गया और एक तरह से लोग इसे भूलने लगे। इसी गिरावट की वजह से फिर सरकार को बीच में आना पड़ा और लाइब्रेरी एक नए शाही दौर में दाखिल हुई। तो चलिए देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। 1891 में कई सरकारी लाइब्रेरियों को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी बनाई गई, लेकिन ये भी सिर्फ बड़े अधिकारियों तक ही सीमित थी। फिर 1902 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने इस इंपीरियल लाइब्रेरी को पुरानी कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी के साथ मिला दिया और इसके दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। आज़ादी के बाद 1948 में इसका नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी रखा गया और फाइनली 1953 में ये अपने आज के पते यानी बेल्वेडियर एस्टेट में पूरी तरह से सेटल हो गई। इस पूरी जर्नी में कुछ ऐसे लोगों का योगदान है जो सच में आपको हैरान कर देगा। मिसाल के तौर पर 1910 में सर आशुतोष मुखर्जी को जब इंपीरियल लाइब्रेरी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने अपनी खुद की पर्सनल कलेक्शन से पूरे 80,000, जी हाँ 80,000 किताबें लाइब्रेरी को दान कर दी। इस अविश्वसनीय दान ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस लाइब्रेरी के कलेक्शन को एक बहुत ही मजबूत बुनियाद दी। एक नए राष्ट्र की लाइब्रेरी। आज़ादी के बाद इस ज्ञान के भंडार को एक बिल्कुल नई पहचान मिली। इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी किया गया और इसे एक बेहद आलीशान जगह बेल्वेडियर एस्टेट में शिफ्ट किया गया। आपको बता दूं, ये वही जगह है जहां कभी ब्रिटिश वाइसराय रहा करते थे।
1 फरवरी 1953 को हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आधिकारिक तौर पर इस नेशनल लाइब्रेरी को हम सबको यानी जनता को समर्पित कर दिया। अब जिस चीज ने असल में गेम बदला वो था एक खास कानून, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। ये भारत के लाइब्रेरी इतिहास का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस कानून ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे पूरे देश का सामूहिक ज्ञान इस लाइब्रेरी में जमा होने लगा। इसके तहत हर प्रकाशक के लिए ये जरूरी हो गया कि वो जो भी किताब छापेगा उसकी एक कॉपी 1 महीने के भीतर कलकत्ता की इस नेशनल लाइब्रेरी को जरूर भेजेगा। बस इस एक फैसले ने लाइब्रेरी के कलेक्शन को अकल्पनीय रूप से विशाल बना दिया। और इसी लंबे सफर और कानूनों का ही तो नतीजा है कि आज इस लाइब्रेरी का कलेक्शन इतना शानदार है। यहाँ 15 से भी ज्यादा भारतीय भाषाओं में किताबें मौजूद हैं। हिंदी विभाग में तो 19वीं सदी में छपी बिल्कुल शुरुआती किताबें तक सहेज कर रखी गई हैं। इसके अलावा 86,000 ऐतिहासिक नक्शे और करीब 3,200 प्राचीन पांडुलिपियां भी हैं। मतलब ये सिर्फ किताबें रखने की कोई आम जगह नहीं है, ये हमारे पूरे देश के इतिहास की सबसे बड़ी तिजोरी है। मिट्टी का गुप्त कक्ष। चलिए, अब तक तो हमने इतिहास और किताबों की बात की, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा रहस्यमयी मोड़ आता है। इस विशाल लाइब्रेरी में एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में सदियों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये बात है साल 2010 की, जब संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को इस ऐतिहासिक इमारत के जीर्णोद्धार या रेस्टोरेशन का काम सौंपा था। काम के दौरान इंजीनियर्स को ग्राउंड फ्लोर पर एक ऐसी जगह मिली जिसका इमारत के किसी भी नक्शे में कोई जिक्र ही नहीं था। ये 1000 स्क्वायर फुट का एक विशाल छिपा हुआ कमरा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस कमरे में अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही छत पर कोई ट्रैप डोर। मतलब भौतिक रूप से ये बिल्कुल असंभव लग रहा था। अब क्योंकि इमारत ऐतिहासिक थी, इसलिए दीवार गिराने के बजाय ASI ने बहुत ही सावधानी से दीवार में एक छोटा सा छेद करके अंदर झांकने का फैसला किया। जैसे ही इस बिना दरवाजे वाले कमरे की खबर मीडिया में आई, 2010 में तो जैसे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। किसी ने कहा कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स का कोई खौफनाक गुप्त टॉर्चर रूम है, तो किसी ने थियरी दी कि अंग्रेजों ने अपना खजाना यहाँ छुपा रखा है। लेकिन 2011 में जब जांच पूरी हुई तो सच्चाई किसी हॉलीवुड फिल्म के खजाने जैसी नहीं निकली, बल्कि अंदर क्या मिला? सिर्फ मिट्टी। जी हाँ, वो पूरा विशाल कमरा ऊपर तक मिट्टी से भरा हुआ था। दरअसल इस भारी भरकम इमारत के बेस को मजबूत रखने के लिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने इस खाली जगह को पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया था। खैर, भले ही अंदर से कोई खजाना ना निकला हो, लेकिन इस कहानी ने सबको सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। जरा सोचिए, अगर देश की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित लाइब्रेरी, जहां एक एक पन्ने का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो 1 सदी से भी ज्यादा समय तक अपनी ही नींव में 1000 स्क्वायर फुट का कमरा छिपाए रख सकती है, तो हमारे आसपास मौजूद उन पुरानी इमारतों और रोजमर्रा की जगहों की दीवारों के पीछे ऐसे और कितने ही रहस्य शांति से सो रहे होंगे। इतिहास कभी भी एक पूरी तरह से खुली हुई किताब नहीं होता। कुछ पन्ने हमेशा दीवारों के पीछे छिपे रह जाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही नई चीजें सीखते रहें और अपने आसपास के इतिहास पर सवाल उठाते रहें।